हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन तक स्टडी किया था। आज हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप और उन टाइप्स में डिफरेंसेस देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, रेस्पिरेशन को डिफाइन कर चुके हैं। आज हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जब हमारी सेल्स में जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी की एक एक सेल में पहुंचा दिया जाता है ग्लूकोज को, तब सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, ब्रीथिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और वो ऑक्सीजन फिर हमारा ब्लड उस ऑक्सीजन को एक एक सेल में पहुंचाता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, जो हमने आपको बताया था वो एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था, मीन्स हमने आपको बोला था कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक, जैसे कि नाम से ही पता चला, यानी एयर के प्रेजेंस में, यानी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर है तो हम बोलेंगे ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और अगर रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी बिना ऑक्सीजन के ही हमें एनर्जी मिल जा रही है ग्लूकोज से, तब हम उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हमने बोला था कि ग्लूकोज हमारी सेल के अंदर होता है, ग्लूकोज को मिलता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ग्लूकोज से निकलती है एक हार्मफुल गैस CO2, जिसे ब्रीथिंग के थ्रू हम बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं, और साथ में हमें मिलता है वाटर, और क्या मिलती है, सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है एनर्जी। हमारी बॉडी को इससे क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज से क्या नहीं निकलेगा, एनर्जी नहीं निकलेगा। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी बिना एयर के ये रेस्पिरेशन नहीं होगा। The respiration which takes place in the presence of air is called aerobic respiration. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, एज लाइक बैक्टीरिया में, ईस्ट में, कुछ प्रोटोजोन्स में, इनमें समय देखा गया है कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो जा रहा है, यानी बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज से क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम देख लेते हैं कि एरोबिक और एनाएरोबिक में कुछ और डिफरेंसेस क्या हैं। एक तो ऑक्सीजन का डिफरेंस समझ ही गए, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और ये रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। कुछ और डिफरेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और इधर है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो नाम से ही पता चला है एरोबिक, यानी एयर के प्रेजेंस में। एयर कहने का क्या तात्पर्य है, दैट मीन्स ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन, या आप शॉर्टकट में लिखिए, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला पॉइंट है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और ये वाला रेस्पिरेशन एनाएरोबिक, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन के ही एनिमल को एनर्जी मिल जाएगी। ओके, दूसरा जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि ग्लूकोज का
ऑक्सीडेशन हो रहा था और उससे हमें CO2, वाटर और एनर्जी मिल रही थी। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो रहा था, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी ग्लूकोज पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा और उससे हमें क्या मिलेगा, ढेर सारा एनर्जी मिलेगा। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए, कंप्लीट और इनकम्प्लीट से क्या मतलब है। जैसे आपने एक पेपर जलाया, एक पेपर को आपने बर्न किया और वो पेपर पूरी तरीके से जल गया, पूरी तरीके से जल गया, यानी जो उससे एनर्जी मिली वो कंप्लीट एनर्जी मिली, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, वो पूरी तरीके से बर्न हो गया। जितनी एनर्जी वो आपको दे सकता था, जितनी हीट वो आपको दे सकता था, उसने दिया। ठीक है, इसी जगह पर अगर आप गीली लकड़ी ले लें और उसको आप जलाएं तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, मीन्स आधा जलेगा और आधा नहीं जलेगा, कुछ पार्ट उसका जलेगा, कुछ ऐसे ही रह जाएगा, उसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा और हीट कम मिलेगी। अगर हीट कम मिल रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वेस्ट हो जा रहा है, धुआं बन के उड़ जा रहा है, राख बन के रह जा रहा है, मीन्स वो लकड़ी पूरी तरीके से जल नहीं रही है, हमें जितनी हीट मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तब हम बोल रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उसे जितना एनर्जी देना चाहिए उतनी एनर्जी वो दे नहीं पा रहा है। उसी की जगह पर अगर एक सूखी लकड़ी होगी, आप उसको जलाएंगे, वो आराम से अच्छे से जल जाएगी और अच्छी खासी हीट आपको उसमें मिलेगी, उसमें धुआं कम निकलेगा, पूरी तरीके से जल जाएगा वो, अंत में आपको उसकी सिर्फ क्या मिलेगी, राख मिलेगी। ठीक है, और अगर गीली लकड़ी रही तो लकड़ी का कुछ पार्ट बच जाएगा, पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा। यही है यहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, और पूरी तरीके से बर्न होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से ही तो एनर्जी निकालनी है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जितना अच्छे से हो जाए उतना अच्छा हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कंप्लीट ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी भी पूरी नहीं मिलेगी, कम एनर्जी मिलेगी, यानी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होगी। इज रिलीज्ड। जब हमने आपको रेस्पिरेशन बताया था तो उसमें बताया था कि ग्लूकोज जब बर्न होता है तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें जो एनर्जी मिलती है वो 38 ATP होती है। कितनी एनर्जी मिलती है, 38 ATP, यानी यहाँ पे कितने 38 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। और यहाँ पे जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक, इसमें बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एटीपी मिलता है, ओनली 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें कम मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा मिलती है। ठीक है, और डिफरेंसेस में क्या देखते हैं हम कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ज़्यादातर जितने भी बिग एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है, यानी ऑल बिग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें देखने को मिलता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर देखने को मिलता है, यानी इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ये ईस्ट में देखने को मिलता है, या प्रोटोजोन्स में, एंड इन मसल्स। हमारी मसल्स में भी कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। कब होता है हमारी मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम करते हैं
एक्सरसाइज, और वो भी विगोरस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है इन मसल्स ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। ओके, और एक डिफरेंस यहाँ पे एक और इंक्लूड करना चाहूंगी मैं। रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था कि जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का से हमें सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, साथ साथ CO2 और वाटर भी रिलीज होता है। यानी यहाँ पर एनर्जी, CO2, वाटर H2O इज प्रोड्यूस्ड, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी तो मिलना ही है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी तो मिलना ही है, एनर्जी और CO2 या लैक्टिक एसिड, CO2 या लैक्टिक एसिड में से कोई एक चीज बनेगा, और एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, मींस बर्न होता है, और उससे CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ब्रीथिंग के प्रोसेस से, और जो एनर्जी होती है वो ATP में कन्वर्ट करके हमारी सेल्स के अंदर स्टोर कर ली जाती है। तो 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एनर्जी वहाँ मिल रहा था? 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा था, पूरी तरीके से बर्न हो रहा था। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ 2 ATP एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे CO2 और वाटर बनता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी तो बनती ही है 2 ATP की, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या CO2, और क्या बनता है? एल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जितने भी बिग एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सम प्रोटोजोन्स में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, या हमारी मसल्स में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। कब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में? देखिए, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं मान लीजिए, अब आप जब रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी सांसें आप तेज़ हो जाती हैं, आपकी जो ब्रीथिंग का रेट है वो बढ़ जाता है, आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं। क्यों तेज़ी तेज़ी सांस लेने लगते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलेगी। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसी ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेने के लिए हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस बढ़ जाती है, ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाता है, ताकि सेल के अंदर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुँचे और सेल के अंदर ग्लूकोज से क्या निकले? एनर्जी निकले, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारी सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो जो सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है, मींस बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी निकालने लगती है, क्योंकि उन्हें तो एनर्जी चाहिए, अब चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल्स है, इनके अंदर क्या फिल है? ग्लूकोज। अब हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, और ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं तेजी तेजी, तो इसमें क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। लेकिन जब क्या होता है, हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और अगर हमारे सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो ये ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज से क्या निकालने लगता है? एनर्जी निकालने लगता है। यानी बिना ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज से एनर्जी बन रहा है तो कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनने लगता है, और हमारी सेल्स में, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाने की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होने लगता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्पिंग क्यों होने लगती है। तब आप यही बताएंगे कि जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स की जो सेल होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज से ऑक्सीजन
ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करने लगती हैं, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं तो एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी मसल्स में बनने लगता है, और इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमारे मसल्स में दर्द होना, क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। हम लोग आमतौर पर सभी जितने भी बिग एनिमल एंड प्लांट्स हैं वो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में अलग से हमारी मसल की सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, अगले उस वीडियो में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।